ऑकवर्ड मोमेंट। अने की आवाज सुनकर दृष्टि उसे और कसकर हक कर लेती है। अने झुककर आहिस्ते से उसके सिर को चूम लेता है। दृष्टि से झगड़ते झगड़ते, उसकी हर छोटी बातों पर बहस करते करते ना जाने कब उसे उससे प्यार हो गया, उसे पता ही नहीं चला। पर अब वह दृष्टि को एक पल के लिए भी उससे दूर जाने नहीं दे सकता था। वह हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बनाकर अपनी बाहों में महफूज रखना चाहता था। अब आगे यक्षित और वन्या के रूम में अचानक लाइट चली जाने पर वेद भी अंधेरे में डरने लगता है। डर की वजह से वह रोना भी शुरू कर देता है। ये महसूस करके वन्या उसे अपने सीने से लगा लेती है और यक्षित उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बेबी आप डरो मत, मम्मा और डैडी यहीं पर हैं, ओके। उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा और डैडी के करीब होने का एहसास पाकर वेद को थोड़ी राहत मिलती है। वह एकदम से वन्या को पकड़ लेता है और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है। वन्या झुककर उसके सिर को आहिस्ते से चूम लेती है। 10 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है। यक्षित और वन्या देखते हैं कि वेद अपनी मम्मा के सीने से लिपटे हुए ही सो चुका है। यक्षित वन्या की तरफ झुककर वेद को किस कर लेता है। वन्या आहिस्ते से वेद को दोनों के बीच में सुला देती है और ब्लैंकेट से उसे कवर कर देती है। वन्या उसकी तरफ निहारते हुए उसके माथे को चूम लेती है। यक्षित एक नज़र वेद को देखता है, फिर वन्या को। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। वन्या यक्षित के करीब जाकर उसके होंठों पर किस करके गुड नाइट बोलकर वेद को हक करके सो जाती है। यक्षित वन्या की तरफ झुककर उसके सिर पर प्यार से किस करता है, फिर वेद के सिर पर भी। वह उन दोनों को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दृष्टि के रूम में दृष्टि अभी भी अनय को हक किए हुए थी। उसे उसकी बाहों में एक सुकून का एहसास हो रहा था, जिस एहसास से वह दूर जाना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसे रोशनी का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी और आहिस्ते से अनय से दूर हो गई। अनय प्यार से उसे ही देख रहा था। उसने दृष्टि को वही बेड पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, बेबी मैंने कहा था न कि मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। दृष्टि, और मैंने भी कहा था कि मुझे आपकी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनय, सोचियो अगर फिर से पावर कट हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि, छोटी सी बच्ची नहीं हूं मैं, खुद को संभाल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनय उसे चिढ़ाने के टोन में बोला, हाँ वो तो थोड़ी देर पहले पता चल ही गया था। अनय की बातें सुनकर दृष्टि एक नज़र घूरकर उसे देखती है, फिर आहिस्ते से अनय के एकदम करीब सरक कर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। अनय अपनी एक बाँह फैलाकर दृष्टि को थाम लेता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद दृष्टि की पलकें भारी होने लगती है। वह अनय के कंधे पर सिर टिकाए हुए ही सो जाती है। दृष्टि की गहरी सांसों को महसूस करके वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से सुला देता है। वह उसे सुलाकर उठने की कोशिश करता है तो दृष्टि अपनी मुट्ठी से अनय की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। वह उससे अपनी शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह ये सब आहिस्ते आहिस्ते कर रहा था ताकि दृष्टि की नींद खराब न हो। पर वह जैसे जैसे कोशिश करता जा रहा था, दृष्टि उसे और मजबूती से थामे जा रही थी। आखिर में अनय थक गया, पर वह अपनी शर्ट छुड़ा नहीं पाया। तभी उसकी निगाहें सोती हुई दृष्टि पर गई। वह उसके चेहरे के बेहद करीब आया, उसे निहारते हुए बोला, सोते हुए कितनी क्यूट और मासूम लगती है। पर अगर अभी जगी हुई होती तो मुझसे 100 बार बहस कर चुकी होती। ये कहते हुए वह उसके गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर देता है। वह उसकी तरफ देखते हुए ही धीरे से बोला, मुझसे मुंह लगकर तुम्हें सुकून मिलता है ना। ये कहते हुए वह झुककर आहिस्ते से दृष्टि के होंठों को चूम लेता है और कहता है, ये होंठ हमेशा बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं, तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही लड़ती रहना। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि नींद में ही कसमसाती है और अनय के एकदम करीब आकर उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। अनय एक हाथ का सपोर्ट लिए हुए था और दूसरे हाथ से दृष्टि की पीठ को सहला रहा था। दृष्टि की क्यूट हरकत पर अनय स्माइल करता है और झुककर आहिस्ते से उसके बालों में अपना सिर घुसाकर उसकी खुशबू में खो जाता है। थोड़ी देर बाद अनय को फील होता है कि दृष्टि उसमें सिमटी ही जा रही है। ये महसूस कर वह अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि दृष्टि को ठंड लग रही थी। वह झट से ब्लैंकेट से खुद को और दृष्टि को कवर कर देता है। दृष्टि जो कि अनय से थोड़ा दूर हो गई थी, एक बार फिर उसके करीब आ जाती है। जीविका को आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में टहल रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे नींद आने लगती है तो वह अपने कमरे में एंटर होती है, पर सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। साथ ही वह बहुत ऑकवर्ड भी फील करने लगती है। सामने विवेक अपनी टी शर्ट रिमूव कर रहा था, क्योंकि उसे आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। वह अपनी टी शर्ट उतार कर जैसे ही उसे बेड के साइड पर रखता है,
उसकी निगाहें जीविका पर जाती है। जीविका के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड था। दरअसल उसे यहाँ के सारे कमरे एक जैसे ही नजर आ रहे थे। उसका और विवेक का कमरा अगल बगल में होने के कारण उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वह गलती से उसके रूम में आ गई थी। जीविका को तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे लगा कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मतलब यहाँ पर सारे कमरे एक जैसे ही हैं। मुझे समझ नहीं आया और मैं आई एम रियली सॉरी। जीविका नॉन स्टॉप विवेक को सॉरी कहे जा रही थी। विवेक जीविका की सिचुएशन समझ सकता था। वह उसके करीब आया और उसे सोफे के पास ले जाकर बोला, बैठो यहाँ। जीविका चुपचाप वहाँ बैठ गई। विवेक जीविका से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। जीविका अभी भी अपनी नजरें झुकाए हुए थी, क्योंकि अभी भी वह बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया। तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीविका ने विवेक की तरफ एक नज़र देखा। वह अभी भी शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। जीविका तो उसे बस देखती ही रह गई। उसे खुद की तरफ इस तरह से देखता देख विवेक स्माइल करता है और खुद से बोलता है, ये तो मुझे ही देखने लग गई। विवेक जीविका के आगे अपना हाथ वेव कर धीरे से बोला, क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह से कहने से जीविका एकदम से हड़बड़ा गई। वह तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसकी ये क्यूट हरकत देखकर विवेक स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह अपनी निगाहें दूसरी तरफ किए हुए ही बोली, कुछ भी तो नहीं। विवेक, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। जीविका विवेक की तरफ अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से देखते हुए बोली, आप भी तो नहीं सोए हैं ना? जीविका ने यह एकदम मासूमियत से कहा, जिससे वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। विवेक, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। हम। जीविका हाँ में सिर हिलाती है और जैसे ही वहां से उठने को होती है, एक तेज हवा का झोंका आता है। साथ ही मौसम का रुख भी बदलने लगता है। जीविका की निगाहें उस तरफ चली जाती है। विवेक खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तेज बारिश होने वाली है। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक तेज बिजली से कमरा पूरी तरह से रोशन हो उठता है। बादलों की एक तेज शोर होती है। जीविका डर के मारे एकदम से विवेक के करीब आ जाती है और उसे कसकर हक कर लेती है। विवेक को जीविका के इस स्टेप की उम्मीद नहीं थी, पर इस वक्त वह बेहद डरी हुई थी, जिसका पता विवेक को उसकी दिल की तेज धड़कनों से पता चल रहा था। विवेक ने उसके डर को महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके पीठ को आहिस्ते से सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बाहर मौसम हर बदलते वक्त के साथ खराब हो रही थी। जीविका डर के कारण अभी भी विवेक को कसकर हक किए हुए थी। विवेक आहिस्ते आहिस्ते उसके सिर को सहलाकर उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। विवेक को जीविका की गर्म सांसें अपनी खुली चेस्ट पर महसूस हो रही थी, जिससे वह रेस्टलेस फील कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे एहसास हैं जो उसके दिल में पनप रहे हैं। थोड़ी ही देर में जीविका उसकी बाहों में लिपटी हुई ही सो चुकी थी। विवेक ने जब यह फील किया तो जीविका के चेहरे को अपनी तरफ किया। उसने देखा कि जीविका किसी छोटी बच्ची की तरह बड़ी ही मासूमियत से सो रही थी। उसे इस तरह सोता देख विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह अपने एक हाथ से जीविका को अपने सीने से थामे हुए था, वहीं दूसरे हाथ से वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए झुककर उसके गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। जीविका नींद में ही कसमसाती है और विवेक के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। विवेक स्माइल करता है और उसे अपनी गोद में आहिस्ते से उठाकर जीविका के कमरे की तरफ ले जाता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे आहिस्ते से बेड पर सुला देता है। ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छे से कवर कर देता है। फिर जीविका के फोरहेड पर किस करके उसके कमरे से बाहर आ जाता है। अपने कमरे में आकर वह खुद भी बेड पर आराम से लेट जाता है। आंखें बंद करते ही उसे जीविका का उसके करीब आना याद आता है, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लगभग रात के 2 बजे अने की नींद खुलती है। वह देखता है कि दृष्टि सोते सोते बेड के एकदम छोर पर चली गई है। वह उसकी तरफ एक नज़र देखता है और अपने माथे को रब करते हुए बोला, ये लड़की भी ना। ये कहते हुए वह बेड से उठ जाता है और दृष्टि को बेड के बीचों बीच ठीक से सुलाते हुए उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। थोड़ी देर तक वह सोती हुई दृष्टि को ऐसे ही निहारता है और उसके माथे को चूमते हुए धीरे से बोला, अब मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मेरी सुबह तुम्हारा मासूम सा चेहरा देख कर हो। फिर वह वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह यक्षित और वन्या का कमरा।
यक्षित की नींद आज हमेशा की तरह जल्दी खुली। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें सबसे पहले अपनी वाइफी और उसके सीने से लिपट कर सो रहे अपने बेबी पर पड़ती है। दोनों सोते हुए इतने मासूम लग रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि बेबी ज्यादा क्यूट है या उसकी मम्मा। यक्षित ने झुककर वन्या के होठों को आहिस्ते से चूम लिया, फिर उसके सीने से लिपटे हुए अपने बेबी के सिर पर किस कर लेता है। वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर जिम की तरफ चला जाता है, जहां विवेक और अनय बाकी बॉयज के साथ पहले ही पहुंच चुके थे। सिर्फ युवान ही ऐसा था जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। छोटा मॉन्स्टर, यक्षित ने झुककर वन्या के होठों को आहिस्ते से चूम लिया, फिर उसके सीने से लिपटे हुए अपने बेबी के सिर पर किस कर लेता है। वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर जिम की तरफ चला जाता है, जहां विवेक और अनय बाकी बॉयज के साथ पहले ही पहुंच चुके थे। सिर्फ युवान ही ऐसा था जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। अब आगे यक्षित जिम में पहुंचकर अपने डेली के एक्सरसाइजेस फॉलो करने लगता है। वह आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, युवान नहीं आया। आस्तिक ट्रेडमिल पर चलते चलते बोला, घोड़े बेचकर सो रहा होगा बॉस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित अपनी सर्द आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। तभी युवान भी आधे नींद में उठकर जिम में आ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जा रहा है। उसने जिम वेयर न पहनकर अपने नाइट वेयर में ही था। वह जिम में आकर जम्हाई लेने लगा। वह इस वक्त बिल्कुल कार्टून लग रहा था। यक्षित अपनी सर्द आंखों से उसे ही देख रहा था। बाकी बॉयज उसे देखकर मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, लगता है सीधे अपने सपने से जागकर आया है। उद्धरण चिन्ह। युवान ने दोनों की बातें सुन ली थी। वह आस्तिक की तरफ घूरते हुए बोला, मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो तुम? मत भूलो कि मैं तुम्हारा छोटा बॉस हूँ। आस्तिक अपनी हंसी रोकते हुए बोला, हम? वो तो तुम ऑफिस में हो और यहाँ तो हम सबसे छोटे ही हो। उद्धरण चिन्ह। युवान आस्तिक का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके कानों में अपने भाई की सर्द आवाज पड़ी, युवान ये सब क्या है? यक्षित की बातें सुनकर युवान की अधखुली आंखें पूरी तरह खुल गई। उसे लगा नहीं था कि यक्षित अभी वहां पर है। वह यक्षित की तरफ देखकर हैरानी में बोला, भाई आप? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों इस वक्त में तुम्हें यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था क्या? उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था भाई। फिर युवान की निगाहें अनय और विवेक पर पड़ी, अरे आप दोनों सुबह सुबह हमारे जिम में क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अनय और विवेक युवान को घूरते हुए बोला, छोटे लगता है तुम्हें ज्यादा खाना खाने के साथ साथ भूलने की बीमारी भी हो गई है। हम कल रात यहीं पर रुके थे, तुम इतनी जल्दी भूल गए? उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी कमर पर हाथ रखे अनय की तरफ घूरते हुए बोला, अनय भाई और विवेक भाई, खबरदार जो आप लोगों ने मेरे खाने के बारे में कुछ बोला तो आपको आज ब्रेकफास्ट पर एक भी खाना नसीब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अनय और विवेक भी बोल पड़े, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है छोटे, हम वन्या भाभी से अपना ब्रेकफास्ट बनवा लेंगे, वैसे भी वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। उद्धरण चिन्ह। युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, भाई वन्या भाभी पहले मेरी भाभी हैं, क्योंकि मैं सबसे प्यारा और मासूम होने के साथ साथ उनका लाडला भी हूँ, इसलिए वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी ना कि आप दोनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। बात आगे भी बढ़ने वाली थी कि यक्षित बीच में आ गया। वह युवान को डांटते हुए बोला, युवान ये सब क्या है? और तुम जिम के कपड़े छोड़ ये नाइट वेयर पहनकर क्यों आ गए? उद्धरण चिन्ह। युवान अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोला, क्योंकि भाई मैं इन कपड़ों में बहुत क्यूट लगता हूँ ना, इसलिए। युवान की बातें सुनकर जिम में हंसी गूंज उठी। यक्षित ने एक नज़र सबकी तरफ घूर कर देखा, जिससे सब शांत हो गए। यक्षित युवान की तरफ देखते हुए बोला, और तुम लेट क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम सुबह जल्दी उठते भी नहीं हो, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। युवान यक्षित की बातें सुनकर अपने मन में बोला, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, ये बात भाई को कैसे पता चल गई? जरूर ये काम भाई के इस चीफ बॉडीगार्ड का ही होगा, क्योंकि यही मुझसे बार बार जल्दी उठने के लिए बोलता था। उसे चुपचाप देखकर यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे, मेरे सवाल का जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। युवान यक्षित की तरफ एकदम मासूम बनते हुए बोला, भाई मैं तो जल्दी उठना चाहता हूँ, पर वो क्या है ना, मेरी ये दो मासूम सी आंखें मेरा साथ ही नहीं देती। जब भी इन्हें खोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा मना ही कर देती हैं। आस्तिक और बाकी सारे बॉयज युवान की नौटंकी देखकर हैरान थे।
वे मन ही मन बोले, ये लड़का कितने ड्रामे करता है। वो तो अपने देवल भाई को भी मक्खन लगाने से पीछे नहीं हटता। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने स्माइल करते हुए युवान की तरफ देखा और कहा, अच्छा। ये कहते हुए वह उसके करीब आया और अपने एक हाथ से युवान की कान को मरोड़ देता है। युवान दर्द से चिल्लाते हुए बोला, भाई, लग रही है यार, प्लीज छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। अनय और विवेक यक्षित का सपोर्ट करते हुए बोले, यक्षित बिल्कुल भी नहीं। इस छोटे मॉन्स्टर ने हमारी नाक में दम कर रखा है, तुम इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। उद्धरण चिन्ह। युवान भी अनय और विवेक की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अनय भाई, विवेक भाई, मैं आप दोनों को छोड़ने नहीं वाला। उद्धरण चिन्ह। विवेक बोल पड़ा, छोड़ोगे तो तभी ना जब तुम अपने भाई की पकड़ से छूट पाओगी। ये कहते हुए विवेक अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। वही युवान उसकी तरफ देखकर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, विवेक भाई भूलो मत, अभी भी बाजी मेरे हाथों में है। सोचो अगर मैंने जीविका दी को ये बता दिया कि जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रही है वहाँ के बॉस और कोई नहीं आप हो तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। उद्धरण चिन्ह। युवान की धमकी सुनकर विवेक की हंसी गायब हो गई। वह युवान को घूरते हुए बोला, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ने नहीं वाला छोटे। अब तक यक्षित ने युवान के कान को मरोड़कर लाल कर दिया था और उसे छोड़ भी दिया। युवान अपने लाल हो चुके कान को सहलाने लगा। अनय विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या ये छोटा मॉन्स्टर सही कह रहा है? जीविका को नहीं पता कि तू उस ऑफिस का बॉस है। यक्षित भी अपनी सवालिया नजरों से विवेक की तरफ ही देख रहा था। अपने ऊपर सबकी ऐसी नजरें महसूस करके विवेक बोलने लगा, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी कर ली है। हाँ, अब तक जीविका को ये पता नहीं है कि मैं उस कंपनी का बॉस हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, पर आपने अब तक उन्हें बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। विवेक, क्योंकि मैं जीविका के बारे में जानना चाहता था इसलिए। अगर मैं ये कह देता कि अगर मैं कंपनी का बॉस हूँ तो वह मुझसे फ्रेंडशिप भी करना नहीं चाहती। मुझसे वो डरने लगती बस इसलिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर जब उसे किसी और से तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वह हट हो जाएगी, वैसे ही तुमसे दोस्ती तोड़ देगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो यार, मेरा फ्रेंड होकर तू ही मेरी बैंड बजाना चाहता है, और ऐसा कुछ नहीं होगा। जीविका को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं ही कंपनी का बॉस हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, विवेक भाई सच सच बताओ, आप जीविका दी से पहली बार कब मिले थे? उद्धरण चिन्ह। अनय भी युवान का सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ छोटे, तेरी बात में दम है। इस जनाब को देखकर तो लगता नहीं कि ये अपने ऑफिस में जीविका से पहली बार मिला होगा। इसकी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। उद्धरण चिन्ह। विवेक ने एक नज़र युवान और अनय की तरफ देखा, फिर सामने की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तुम लोग सही समझ रहे हो। मैं जीविका से पहली बार उस दिन मिला जब मैं वेद की बर्थडे पार्टी में आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। युवान हैरानी से अपना मुंह फाड़े बोला, आप जीविका दी को तब से जानते हो तो हम सबको बताया क्यों नहीं? रुको, मैं आपकी वन्या भाभी से शिकायत करूंगा। उद्धरण चिन्ह। विवेक, हाँ तो मुझे उस वक्त ये थोड़ी पता था कि जीविका और वन्या भाभी बहनें होंगी। उद्धरण चिन्ह। अनय सवालिया नजरों से विवेक की तरफ देखते हुए बोला, पर तू जीविका से मिला कैसे? मेरे अकॉर्डिंग तो वो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो तेरी ऑफिस एम्प्लॉय होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उद्धरण चिन्ह। विवेक सबको उसकी और जीविका की पहली मुलाकात के बारे में बता देता है। सभी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। विवेक सामने की तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने जीविका को पहली बार देखा था तब से मुझे उसके लिए कुछ अलग से एहसास मेरे दिल में पनपने लगे थे, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे भूलने की भी बहुत कोशिश की, पर चाहकर भी उसे भूल नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। सभी ध्यान से विवेक को सुन रहे थे। विवेक, हमारी दूसरी मुलाकात भी जल्द ही हुई। उस वक्त जीविका बहुत ही सैड थी, इतनी सैड कि उसे अपने आप का बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। उस दिन भी वह मेरी कार के नीचे आते आते बची थी। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, क्या विवेक भाई आप भी? लोग अपनी पार्टनर को अपनी जान पर खेलकर उन्हें मौत के मुंह से बचाते हैं, और एक आप हैं जो अपनी पार्टनर को ठोंकते ठोंकते रह गए। ये कहते हुए वह अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। विवेक उसकी तरफ एक नज़र घूर कर देखता है और अपनी बातें कहना चालू करता है। विवेक, मैंने वक्त रहते जीविका को बचा लिया और उसकी इस हरकत के लिए उसे डांटा भी।
उस दिन भी वह बेचारी अपनी प्यारी दी यानी वन्या भाभी को लेकर सैद थी। पर उस वक्त उसकी मासूम शक्ल देखकर मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी दी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तकदीर हम दोनों को बार बार एक दूसरे की राहों पर टकराने को मजबूर कर रही थी। एक दिन अचानक मैंने उसे अपने ऑफिस में देखा, पर मुझे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि जीविका सच में मेरे ऑफिस में काम करती है। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जीविका को नहीं छोड़ सकता। मैंने जीविका से बात की, पर जिस हिसाब से मुझसे फ्रेंडली होकर बात कर रही थी, शायद अगर उसे पता होता कि मैं कंपनी का सीईओ हूं तो शायद वह मुझसे कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाती। इसलिए मैंने उससे ये सच छिपाया। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में मुझे उसकी दी के बारे में पता चला। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने उसकी दी का नाम पूछ लिया। उसने वन्या भाभी का नाम लिया तो मैंने भी उससे उनकी पिक्चर दिखाने को कहा। पिक्चर देखकर मैं समझ गया कि वन्या भाभी ही जीविका की दी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनने के बाद अने बोला, चलो अच्छा हुआ, तेरी वजह से आज 2 बिछड़ी बहनें मिल गई। उद्धरण चिन्ह। युवान अने की सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोला, सिर्फ बिछड़ी बहनें ही नहीं मिली अने भाई, विवेक भाई को उनकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। यानी अब जीविका दी का भी दृष्टि दी की तरह प्रमोशन होने वाला है। वो मेरी भाभी बनने वाली हैं। पर विवेक भाई, ये कहते हुए युवान रुक गया तो विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर क्या छोटे। उद्धरण चिन्ह। युवान, अगर जीविका दी आपके झूठ से नाराज होकर आपकी कंपनी और आपको छोड़कर चली गई तो। विवेक युवान की तरफ घूरते हुए बोला, तुम दोनों भाई मुझे डराने में क्यों लगे हुए हो। युवान विवेक की तरफ बत्तीसी दिखाते हुए बोला, तो इसमें आपकी गलती है। आप डर क्यों रहे हो। बानो का प्यार। युवान, अगर जीविका दी आपके झूठ से नाराज होकर आपकी कंपनी और आपको छोड़कर चली गई तो। विवेक युवान की तरफ घूरते हुए बोला, तुम दोनों भाई मुझे डराने में क्यों लगे हुए हो। युवान विवेक की तरफ बत्तीसी दिखाते हुए बोला, तो इसमें आपकी गलती है। आप डर क्यों रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे अने विवेक की तरफ देखते हुए बोला, छोटा मॉन्स्टर सही कह रहा है, तुझे जीविका से अब ये बात नहीं छुपानी चाहिए। विवेक अने और युवान की तरफ देखते हुए बोला, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी अपने अपने एक्सरसाइजेस में बिजी हो गए। यक्षित और वन्या के रूम में। वन्या की आंखें खुली तो उसकी निगाहें अपने सीने से लिपटकर सो रहे अपने प्यारे बेबी पर पड़ी, जो कि सोते हुए हद से ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसे देखकर वन्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने वेद को सीने से लगाकर उसके सिर पर किस करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू बेबी मुझे अपनी मम्मा सिलेक्ट करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ी देर तक अपने वेद को निहारती है, फिर आहिस्ते से उसे खुद से अलग कर ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देती है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह जीविका के रूम की तरफ जाती है। जीविका कल रात थकी हुई थी, इसलिए अभी तक सो रही थी। वन्या उसे सोता देख स्माइल करने लगी। आहिस्ते से उसके बेड के पास जाकर जीविका के सिरहाने पर बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए आहिस्ते से उसके सिर को चूम लेती है। थोड़ी देर बाद जीविका की आंखें खुल जाती है। वह अपने सामने अपनी वन्या दी का चेहरा देखकर स्माइल करने लगती है। वह एक झटके में उठकर वन्या को किसी छोटे बच्चे की तरह हक कर लेती है। वन्या स्माइल करते हुए उसके सिर को सहलाने लगती है। जीविका, गुड मॉर्निंग दी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। वन्या, गुड मॉर्निंग बच्चा, तुम सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि मुझे तुम्हें जगाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। जीविका उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, दी आप बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। जीविका की बातें सुनकर वन्या स्माइल करते हुए उसके गाल खींचकर बोली, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बातें बनाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। उद्धरण चिन्ह। जीविका वन्या की तरफ देखते हुए शिकायत करने के टोन में बोली, दी। उसके ऐसा कहने पर वन्या स्माइल करने लगी। जीविका अपनी दी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दी यक्षित जीजू बहुत केयरिंग और लविंग हस्बैंड हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी यक्षित जीजू से हुई, और वेद भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम बात तो तुम सही कह रही हो। वेद हमारा खुद का बेबी नहीं है, पर हमारे खुद के बेबी से कहीं बढ़कर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जीविका को हैरानी हुई, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वेद उसकी दी और जीजू का बेबी है। पर उसके दिमाग में ये भी आया था कि उसकी दी को शादी को तो कुछ ही महीने हुए थे और वेद तो 4 साल का था। वह डाउट में थी,
पर अब उसका डाउट क्लियर हो चुका था। जीविका वन्या की तरफ देखते हुए हैरानी में बोली, वेद आपका खुद का बेबी नहीं है? वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और जीविका को अपनी शादी की पूरी बात बताई। उसने उसे ये भी बताया कि जब वह इस सिटी से बाहर जाने वाली थी उस रात को क्या हुआ। पूरी बात सुनकर जीविका को उन लड़कों पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, थैंक गॉड कि आपको जीजू मिल गए। बहुत अच्छा किया उन्होंने जो उन छछूंदरों के हाथ पैर तोड़ दिए। अगर मैं होती ना तो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारती। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका की बातें सुनकर स्माइल कर देती है। जीविका वन्या की तरफ देखकर बोली, दी वेद बहुत ही क्यूट और प्यारा है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो किसी और का बेटा है। वो और आप बिल्कुल माँ बेटे की तरह लगते हो। यक्षित जीजू भी बिल्कुल वेद के डैड लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, बच्चा, जरूरी नहीं है कि रिश्ते हमेशा खून के ही हों। दिल से जुड़े रिश्ते भी हमारी जिंदगी में एक खास अहमियत रखते हैं, और इसके एग्जाम्पल हम दोनों खुद हैं। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी तुम मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। तुमसे बेहतर बहन मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी जीविका बेस्ट है और उसकी दी उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। ये कहते हुए वह जीविका के माथे को चूम लेती है। जीविका वन्या को हक करते हुए बोली, और आप दुनिया की बेस्ट दी हो। आई लव यू दी। मेरी मम्मा बनने के लिए थैंक यू सो मच। वन्या उसके माथे को सहलाते हुए एक बार फिर उन्हें चूम लेती है। जीविका वन्या को हक किए हुए ही उसकी तरफ देखकर बोली, वैसे दी आप और जीजू ने वेद की बेबी प्रिंसेस के बारे में क्या सोचा है? आप अपनी जीविका को फिर से मासी कब बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जीविका के ऐसा कहने पर वन्या के गाल लाल होने लगे। वह जीविका के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, अपने जीजू से ही पूछ लो कि वो तुम्हें कब मासी बनाने वाले हैं। वन्या को ऐसे शर्माता देख जीविका स्माइल करते हुए वन्या के गालों को पींच करते हुए बोली, दी देखो तो आपके गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। आप इतना क्यों शर्मा रही हो? जीजू आप ही के हस्बैंड है। उद्धरण चिन्ह। जीविका के ऐसा बोलने पर वन्या उसके कान को हल्का सा खींचते हुए बोली, बहुत शैतान हो गई हो। जीविका वन्या से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, दी प्लीज छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है। वन्या ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके कान को छोड़ दिया। जीविका अपने कान से हिलाते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी आप हमेशा से एक बेबी प्रिंसेस की मम्मा बनना चाहती थी ना? वन्या जीविका के बालों को सहलाते हुए हाँ में सिर हिला देती है। जीविका, मैं भी उस बेबी प्रिंसेस की मासी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर वन्या स्माइल करती है और जीविका से बोली, बच्चा तुम्हें पता है वेद ने अपने 4th बर्थडे पर अपने मॉम डैड से क्या गिफ्ट मांगा? उद्धरण चिन्ह। जीविका सवालिया नजरों से वन्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या? वन्या स्माइल करते हुए जवाब देती है, उसने अपनी मम्मा और डैडी से मांगा कि उसे एक क्यूट सी बेबी सिस्टर चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना वो अपने मम्मा डैडी से नाराज हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी वेद की क्यूटनेस को इमेजिन करके स्माइल करने लगी। वन्या जीविका के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बच्चा, मैं और तुम्हारे जीजू उस नन्ही सी जान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमारी दुनिया में आए और हम सबकी लाइफ में खुशियां भर दे। उद्धरण चिन्ह। जीविका वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी अपने क्यूट से भतीजे या भतीजी का बेसब्री से इंतजार है दी। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका के गालों को सहलाते हुए बोली, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं वन्या भी अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वन्या एकदम रेडी हो गई। आज वेद के स्कूल एडमिशन के लिए जाना था, साथ ही उसे वैक्सीन की शॉट भी दिलवानी थी। वन्या ने आज लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। जीविका रेडी होकर सीधे यक्षित और वन्या के रूम में आ गई। जीविका को लगा कि शायद रूम में उसके जीजू भी होंगे। वो बस यही सोच रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी वन्या ने अंदर से आवाज लगाई, जीविका वहां बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हो, अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। वो अंदर आ गई। उसने जैसे ही वन्या को देखा, वह बस उसे देखती ही रह गई। वह वन्या को देखते हुए बोली, दी आप शादी के बाद और भी हॉट और सेक्सी हो गई हो। जरूर ये जीजू का ही कमाल होगा। जीविका उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, अपने जीजू की तारीफ करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जीविका वन्या की तरफ हंसते हुए बोली, दी आपको जीजू से जलन हो रही है? वन्या जीविका की तरफ घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहनें बातें कर ही रही थीं कि तभी उन्हें वेद की नींद में अलसाई हुई आवाज आने लगी।
वह अपने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए मम्मा मम्मा बोल रहा था। उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर वन्या का ध्यान अपने बेबी पर गया। वह तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसके सिर पर किस करते हुए बोली, मम्मा यहीं पर है बेबी। वेद भी अपनी मम्मा के गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लेता है। जीविका चुपके से दोनों माँ बेटे की क्यूट क्यूट पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। वन्या उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही वॉशरूम की तरफ ले जाती है। थोड़ी ही देर में वेद बाथटब पर नहा रहा होता है। वन्या उसे नहलाने में बिजी थी। वेद पानी को देखते ही अपनी शैतानी शुरू कर देता था। उसने अभी भी ऐसा ही किया। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर अपनी मम्मा के चेहरे पर छिड़क देता है और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वन्या अपने बेबी को आंखें दिखाते हुए बोली, बेबी शैतानी नहीं ओके। जीविका पीछे खड़ी होकर दोनों माँ बेटे की क्यूटनेस को निहार रही थी। साथ में दोनों की चुपके चुपके पिक्चर्स भी क्लिक कर रही थी। थोड़ी देर बाद वन्या उसे नहलाकर एक सफ़ेद टॉवेल में लपेटकर उसके रूम में आ जाती है और वेद को एकदम रेडी कर देती है। वेद ने एक क्यूट सा कार्टून प्रिंट वाला तीख शर्ट पहना हुआ था और नीचे जीन्स की शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। पैरों में क्यूट क्यूट से शूज़ के साथ वह बेहद प्यारा लग रहा था। जीविका ने स्माइल करते हुए वेद को अपनी गोद में आने के लिए कहा। उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर वेद झट से अपनी छोटी मासी के पास आ गया। वन्या जीविका और वेद को देखते हुए बोली, बेबी आप अपनी जीविका आंटी के पास रहना और उनके साथ खेलना ओके। मम्मा अभी आती है। उद्धरण चिन्ह। वेद ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया और वन्या की तरफ झुकने को हुआ। जीविका को समझ नहीं आया, पर वह उसे वन्या के पास ले गई। वेद ने झट से अपनी मम्मा के गालों पर किस्सी कर दी। ये देखकर वन्या स्माइल करती है और वेद के गालों को चूमते हुए अपने कमरे में आ जाती है। वह जैसे ही रूम का डोर खोलकर अंदर आती है, कोई झट से उसे अपनी तरफ खींचकर रूम का डोर लॉक कर देता है। वन्या पहले तो हड़बड़ा जाती है, फिर बाद में जब यक्षित का फेस देखती है तो उसकी जान में जान आती है। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उद्धरण चिन्ह। वे अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी हुई थी कि यक्षित उसे दरवाजे से सटाकर उसके करीब आ जाता है। यक्षित इस वक्त सीधे जिम से आया था। पसीने से लथपथ होने की वजह से उसके अपनी टी शर्ट रिमूव कर रखी थी। इस वक्त उसकी सेक्सी मस्कुलर बॉडी वन्या की आंखों के सामने थी। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा, फिर अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, यक्षित आप। वह इतना ही कह पाई थी कि यक्षित अपने अंगूठे से वन्या के गुलाबी होठों को सहलाने लगा। वन्या की तो जैसे सांसें ही थम सी गई थी। वह उसे निहारते हुए बोला, जान तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हो। अपने इस हैंडसम हस्बैंड की तरफ तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता। बेबी, कभी तो हमारे बेबी से ध्यान हटाकर बेबी के डैडी को भी देख लिया करो। ये कहते हुए वह जैसे ही वन्या के होठों को किस करने के लिए होता है, वन्या उसके होठों पर अपना एक हाथ रख देती है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित अभी नहीं, जाए और जाकर फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित आज वन्या को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वह झट से वन्या को कमर से कसकर पकड़ लेता है और उसे सहलाते हुए बोला, वाइफी आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। अभी से ये हाल है तो जब हमारी बेबी प्रिंसेस आ जाएगी तब तो तुम मुझे भूल ही जाओगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की शिकायतें सुनकर वन्या स्माइल करते हुए यक्षित की गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेट लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया आपको नहीं लगता कि आप अपने ही बच्चों से इनसिक्योर हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के होठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, जिसकी तुम जैसी अनरोमांटिक बीवी हो उसे इनसिक्योर होना पड़ता है जान। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या उसे घूरते हुए देखती है। यक्षित ने यह अनरोमांटिक वर्ड जानबूझकर वन्या को पोक करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक बार वन्या को कह दिया जाए कि वह इस काम में अच्छी नहीं है तो वह उस काम को जरूर करके रहती है। हमले के पीछे कौन? यक्षित वन्या के होठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, जिसकी तुम जैसी अनरोमांटिक बीवी हो उसे इनसिक्योर होना पड़ता है जान। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या उसे घूरते हुए देखती है। यक्षित ने यह अनरोमांटिक वर्ड जानबूझकर वन्या को पोक करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक बार वन्या को कह दिया जाए कि वह इस काम में अच्छी नहीं है तो वह उस काम को जरूर करके रहती है। अब आगे वन्या यक्षित की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगी। ये देखकर यक्षित मन ही मन डेविल स्माइल करने लगा, क्योंकि यही तो वह चाहता था कि वन्या उसके करीब आए। वह यक्षित के करीब आ गई तो वह उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। उसके चेहरे पर उसे करीब देखकर डेविल स्माइल आ जाती है। अब वन्या को समझ आया कि यक्षित ने यह उसे प्रोवोक करने के लिए कहा था।
वह यक्षित की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। यक्षित क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। यक्षित उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं वाइफी। ये कहते हुए वह वन्या को लेकर बेड पर गिर जाता है। वन्या यक्षित के नीचे दबी हुई होती है। यक्षित उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करने लगता है। वह वन्या के चेहरे को एक बार निहारने के बाद उसके होंठों की तरफ झुकने लगता है। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित अभी नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी उंगली वन्या के होंठों पर रखते हुए उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश। वन्या एकदम से चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। वह वन्या के होंठों की तरफ झुककर उसे अपने होंठों की गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी यह किस डीप और एक पैशनेट किस में बदल जाती है। वन्या भी इस किस में बहक कर यक्षित का साथ दे रही होती है। थोड़ी देर बाद जब यक्षित को फील होता है कि वन्या की सांसें भारी हो गई है तो वह उसके होंठों को रिलीज कर देता है। वन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। यक्षित उसके लाल हो चुके चेहरे को निहारने लगता है। वह वन्या के नेक की तरफ झुकने को होता है तो वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित प्लीज नहीं, हमें वेद के स्कूल एडमिशन के लिए जाना है, साथ ही उसकी वैक्सीनेशन के लिए भी। हम लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या की किसी भी बात का यक्षित पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश वाइफी, अभी तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगी। ये कहते हुए यक्षित उसके नेक की तरफ झुक गया और उसे किस करने लगा। वन्या यक्षित के आगे बेबस हो गई और उसने खुद को यक्षित के हवाले कर दिया। उसकी नेक को किस करते हुए वह आहिस्ते से उसकी साड़ी रिमूव कर देता है। वह जो ही वन्या की तरफ बढ़ता है, उसके रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। पहले तो यक्षित इग्नोर करता है, बाद में फिर से ये लगातार नॉक होने लगता है तो यक्षित इरिटेट होकर वन्या को छोड़ देता है। वन्या उसे घूरते हुए अपनी साड़ी लेकर क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। यक्षित खुद को ठीक करता है और दरवाजे की तरफ गुस्से से बढ़ता है। उसे देखकर लग रहा था कि वह जरूर उस खटखटाने वाले का खून कर देगा। अब तक वन्या भी साड़ी पहनकर बाहर आ चुकी थी। यक्षित ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए खड़ा मिला। यक्षित उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूर रहा था। अपने भाई को यूं खुद को ऐसे घूरता देख युवान खुद से बोला, ये भाई को क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे कि अभी कच्चा चबा जाएं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे घूरते हुए ही बोला, खुद से बातें करना हो गया हो तो ये बताओ कि क्यों आए हो। युवान यक्षित के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर तो भूल ही गया था कि वह यहाँ किस लिए आया था। वह यक्षित की तरफ अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, भाई वो मैं भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था, जब याद आ जाएगा तो वापस बताने आ जाऊंगा। यक्षित उसकी तरफ घूरते हुए ही बोला, तुम ये बताने के लिए यहाँ आए थे। उद्धरण चिन्ह। तभी युवान की निगाहें अपनी भाभी पर पड़ी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया कि मैं यहाँ क्यों आया था। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ चला गया। वह वन्या की तरफ देखकर बोला, भाभी आज ब्रेकफास्ट आप बनाने वाले हो या शेफ बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित तो खा जाने वाली नजरों से युवान को घूर रहा था। वह मन ही मन बोला, मेरे रोमांस के बीच आकर इसे खाने की पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मैं ही बनाने वाली हूँ युवान, मैं किचन में जाने ही वाली थी कि। ये कहकर वन्या यक्षित की तरफ गुस्से से घूरने लगी। यक्षित युवान को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवान का तो मुंह ही लटक गया। वह वन्या की तरफ देखकर पप्पी फेस बना देता है। वन्या उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए यक्षित से बोली, आप उसे आराम से भी बोल सकते थे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि यक्षित कुछ बोलता, युवान कुछ सोचते हुए वन्या की तरफ पप्पी फेस बनाकर देखते हुए बोला, भाभी देखो ना, आजकल भाई हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। आज सुबह जिम में तो मेरे कान ही मरोड़ दिए इन्होंने, देखो अभी तक पेन हो रहा है। वन्या भी युवान के कान को सहलाने लगी। यक्षित युवान की तरफ घूरते हुए बोला, हो गया तुम्हारा, अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा दूसरा कान भी ना मरोड़ूं तो चुपचाप जाओ यहाँ से। युवान ने अपने भाई के गुस्से को महसूस करते हुए झट से वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद वन्या यक्षित को डांटते हुए बोली, ये क्या किया आपने, बेचारे को डांटने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके करीब आते हुए बोला, तुम तो उसकी साइड नहीं लो तो ही अच्छा होगा। एक तो इतना अच्छा खासा हमारे मोमेंट को खराब कर दिया इसने और ऊपर से मेरी ही बीवी से मेरी शिकायत कर रहा था। उद्धरण चिन्ह।
यक्षित की बातें सुनकर वन्या को एकदम से हंसी आ गई। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके अपनी वाइफी को देखने लगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए ही बोली, युवान है, बहुत क्यूट और प्यारा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को उसकी कमर से थामते हुए बोला, तुम्हें तो वो प्यारा लगेगा ही ना। वन्या स्माइल करते हुए यक्षित के सीने पर अपना सिर रख देती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। यक्षित तो अभी भी वन्या को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। वन्या ने उसे जबरदस्ती धकेलते हुए वॉशरूम के अंदर घुसा देती है और खुद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे किचन में आ जाती है। दृष्टि भी अपने वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। अनय ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वह दृष्टि को देखने के लिए उसके कमरे में आया तो उसे दृष्टि कमरे में नहीं दिखी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर अनय को यकीन हो गया कि उसकी जान वॉशरूम में है। वह वहीं सोफे पर बैठकर दृष्टि का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर में दृष्टि गाना गुनगुनाते हुए अपनी बॉडी पर एक टोवेल बांधकर अपने गीले बालों को दूसरे टोवेल से सुखाते हुए बाहर आती है। वह जैसे ही सोफे पर अनय को बैठा देखती है और उसकी निगाहें खुद पर जाती है तो वह जोर से चीखने ही वाली होती है कि तभी अनय झट से उसके पास पहुंचकर उसका मुंह बंद कर देता है। दृष्टि की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। अनय उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो, क्यों अपना गला फाड़ने पर तुली थी? मैं तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, कोई राक्षस नहीं जो तुम्हें कच्चा चबा जाए। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अनय को ही देख रही थी, जैसे कह रही हो, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप मुझे ऐसे भी कच्चा चबा सकते हो। अनय को इस वक्त दृष्टि बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हॉट शॉवर लिया हुआ था जिससे उसकी स्किन पिंक सी हो गई थी। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रहा हूँ, पर तुम चिल्लाओगी नहीं। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया, जिससे अनय ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया। वह मुंह खुलते ही अनय की तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या तरीका है किसी के रूम में भी घुस जाने का? जब आपको पता चल गया था कि अंदर मैं शोवर ले रही हूं तो आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अनय उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला, ओह रियली, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, इसलिए तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वह अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अनय उसे अपने और करीब करते हुए बोला, डोंट चैलेंज मी बेबी। दृष्टि ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अब आप जाए, मैं रेडी होकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम नहाते नहाते थक गई होगी, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकती हूँ। ये कहते हुए वह क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। यक्षित रेडी होकर अपने स्टडी रूम में आस्तिक, ध्रुव, भाविक और एकांत के साथ बैठा हुआ था। यक्षित ने कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए तीनों से कहा, पता करो कि कल रात के पीछे के हमले के पीछे कौन था। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव, यस बॉस, हमने उन बॉडी गार्ड्स को लेकर भी पता करने की कोशिश की, पर फिर भी उस अटैकर के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। बॉस, उस अटैकर ने पहले ही इन सब की प्लानिंग करके रखी थी। उसे पहले से ही ये खबर मिल चुकी थी कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ उस होटल में जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, तो इसका मतलब ये है कि वो अटैकर इन सब में अकेला नहीं था, कोई अंदर का भी इसमें शामिल था। उद्धरण चिन्ह। भाविक, एग्जैक्टली बॉस, वरना उन्हें कैसे पता चला कि हम सब वहीं जाने वाले हैं? क्योंकि हम में से किसी के मोबाइल डिवाइस की लोकेशन पर भी किसी तरह की हैकिंग के कोई सिग्नल नहीं मिले थे, वरना हमें पहले ही पता चल जाता कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, वो जो कोई भी हो, उसे जल्द से जल्द मेरी आंखों के सामने ले आओ। उसने यक्षित राय सिन्हानिया की फैमिली को टारगेट करके अपनी मौत को दावत दे दिया है। ये कहते हुए यक्षित बहुत ही खतरनाक लग रहा था। आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत चारों ने यस बॉस कहा और वहां से निकल गए। जीविका वेद को अपनी गोद में लेकर कॉरिडोर में घुमा रही थी। फिर वो उसे अपने कमरे में ले आती है और बेड पर उसे बिठाकर खुद उसके साथ खेलने लगती है। विवेक वहीं से गुजर रहा था। जब उसे अपने कानों में किसी के खिलखिलाकर हंसने की प्यारी आवाज़ आती है तो वह वहीं ठहर जाता है। वह दीवार से टेक लगाकर जीविका को निहारने लगता है, जो वेद के साथ खेलते हुए बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी बच्ची लग रही थी। दोनों की क्यूटनेस को देखकर विवेक के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह अंदर जाता है और स्माइल करते हुए वेद को अपनी गोद में लेते हुए बेड पर बैठ जाता है।
विवेक स्माइल करते हुए वेद के गालों पर किसी करते हुए बोला, बेबी आप क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। वेद विवेक के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, विवेक अंकल, मैं और जीविका आंटीना खेल रहे थे। उन्होंने मुझे एक ब्लेव क्लिंच की कहानी भी सुनाया, फिर आप आ गए। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी वेद की प्यारी प्यारी बातों में खोसी गई थी। विवेक वेद के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी आपको आगे की कहानी आपके विवेक अंकल सुनाएंगे, ओके? उद्धरण चिन्ह। विवेक की बातें सुनकर वेद चहक उठता है और उसकी कहानी सुनने लगता है। कहानी सुनते सुनते वेद विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक अंकल, आप सही कह रहे हो, झूठ बोलना बुरी बात है, हमारी टीचर भी हमें यही सिखाती है। उद्धरण चिन्ह। जीविका वेद की पीठ को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल सही बेटा, झूठ बोलना बहुत ही बुरी आदत है। आपको पता है झूठे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जीविका की बातें सुनकर विवेक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीविका को ही देखने लगा, क्योंकि उसने भी तो उससे झूठ बोला था। एक्सीडेंटल किस। जीविका वेद की पीठ को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल सही बेटा, झूठ बोलना बहुत ही बुरी आदत है। आपको पता है झूठे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जीविका की बातें सुनकर विवेक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीविका को ही देखने लगा, क्योंकि उसने भी तो उससे झूठ बोला था। अब आगे वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से जीविका की तरफ देख रहा था। कहानी पूरी होने के बाद जीविका और विवेक दोनों ने वेद के दोनों गालों पर किस करने के लिए उसके करीब आए, पर इससे पहले कि वह उसे किस कर पाते वेद खिलखिलाता हुआ वहां से उठ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जीविका और विवेक के होंठ आपस में मिल गए। जीविका को तो जैसे एक जोर का झटका सा लग गया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। विवेक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो वैसे ही जम सा गया। वही दृष्टि और अनय जो वहां से गुजर रहे थे, अचानक से उनकी निगाहें दोनों पर पड़ती है। अनय तो शॉक्ड होकर दोनों को देखने लगता है। वही दृष्टि ब्लश वाली स्माइल लिए दोनों को देख रही थी। जीविका एकदम से विवेक से दूर हो गई, उसे बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वह विवेक की तरफ अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा बिना ही सॉरी कहा और वहां से तुरंत भाग गई। उसकी इस हरकत पर विवेक स्माइल करते हुए उसे देखता ही रह गया। जीविका के जाने के बाद विवेक के हाथ यकायक अपने होठों पर चले जाते हैं। वह आंखें बंद किए हुए अपने होठों पर जीविका के होठों के छूने के एहसास को महसूस करता है। आज एक्सीडेंटली ही सही पर दोनों के बीच किस तो हुआ था। इस मीठे एहसास में विवेक के फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। वेद जिसने अपनी छोटी मासी यानी जीविका और अपने अंकल विवेक को किस करते हुए देख लिया था, जो कि उसी की बदौलत ये हुआ था। जीविका को डर लग रहा था कि कहीं इस प्यारे से बच्चे ने सबके सामने ये कह दिया तो। उसे तो ये सोचकर ही शर्मा रही थी। ये सोचते सोचते कब उसके कदम किचन की तरफ चले गए उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा। जीविका ने देखा कि वन्या अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर लटकाए हुए खाना बनाने में बिजी है। वही वेद जो कि किचन काउंटर में बैठा था, चॉकलेट खाते हुए अपनी मम्मा को निहार रहा था। कुकिंग करते हुए वन्या की निगाहें अपनी छोटी बहन पर पड़ती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे जीविका, वहां खड़ी होकर क्या कर रही हो, अंदर आओ। जीविका जो कहीं खोई हुई थी, वह वन्या के कहने पर उसके करीब आ जाती है। उसे कहीं खोया देख वन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बच्चा क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हो? उद्धरण चिन्ह। उन्हें इस तरह बात करता देख वेद जो कि चॉकलेट्स खाने में बिजी था, जिससे उसके मुंह के कोनों पर भी चॉकलेट लग गए थे, जिससे वह काफी क्यूट भी लग रहा था। वह अपनी मम्मा और जीविका मासी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, जब मैं विवेक अंकल और जीविका माची के छात्र था ना तो वो दोनों मुझे किच्ची दे रहे थे, पर मैं ना। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वेद आगे कहता, जीविका बीच में ही बोल पड़ी, बेटा अभी आप चॉकलेट खाओ, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए जीविका खुद वेद को अपने हाथों से चॉकलेट खिलाने लगी। वन्या उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, अब इसे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। फिर वन्या की निगाहें वेद के चेहरे पर पड़ी, जो कि पूरे चॉकलेट से भर चुकी थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेबी आपने तो पूरा चॉकलेट अपने मुंह पर फैला दिया। तभी खाने की खुशबू को सूंघते हुए युवान वहां आ जाता है। वह वन्या के खाने की तारीफ करते हुए बोला, भाभी, आप जब भी खाना बनाती हैं, मुझसे वेट ही नहीं होता। मेरा मन करता है कि मैं खाना बनते ही उसे सीधे अपने मुंह में डाल लूं ताकि बाकी लोगों के साथ मुझे शेयर न करना पड़े। ये कहते हुए वह बत्तीसी दिखाने लगा। जीविका युवान की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, पर युवान अगर तुम सीधे सारे खाने को मुंह में डाल लोगे तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं।
वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं युवान, मैंने ढेर सारा खाना बनाया है, तुम फिक्र मत करो, खाना बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर युवान उसे साइड से हग करते हुए बोला, भाभी यू आर दी स्वीटेस्ट, आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी हो। युवान की कॉम्प्लीमेंट सुनकर वन्या स्माइल करने लगी और उसे वेद को क्लीन करने को बोली। युवान वेद को अपनी गोद में लेकर उसे क्लीन करने के लिए ले गया। वहीं जीविका अभी भी उस इंसिडेंट को याद करने लगी जब उसके और विवेक के बीच किस हुई थी। ये याद करते ही एक बार फिर उसके गाल गुलाबी से होने लगे, साथ ही उसे एम्बेरसमेंट फील होने लगी। वह चाह कर भी इस किस को भुला नहीं पा रही थी। जीविका को इस तरह रिएक्ट करता देख वन्या उससे दोबारा पूछ बैठी, जीविका क्या बात है, बताओ मुझे। जीविका वन्या से बात छिपाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं दी। पर जीविका के फेशियल एक्सप्रेशन उसकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। तभी दृष्टि भी किचन में आ गई। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या तुम्हारे गाल ऐसे ही पिंक पिंक से हो रहे हैं? ये बोलकर दृष्टि स्माइल करने लगी। वन्या उससे अपनी आईब्रो उचकाकर इशारे से पूछती है कि आखिर बात क्या है। दृष्टि वन्या को सारी बातें बता देती है। जीविका की तो शर्म के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। वन्या अपनी प्रिंसेस को जानबूझकर तंग करते हुए बोली, जीविका क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। जीविका अपनी नजरें झुकाकर बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती है और सफाई देते हुए बोली, ट्रस्ट मी दी, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। वो तो वेद ठीक टाइम पर वहां से हट गया और वो सब। उद्धरण चिन्ह। वन्या और दृष्टि दोनों जीविका की मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगती हैं। दृष्टि उससे टीस करते हुए बोली, तो क्या तुम्हें विवेक को किस करके अच्छा नहीं लगा? जिसके जवाब में जीविका बिना कुछ सोचे समझे झट से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहने को तो उसने झट से ये कह दिया, पर वह अपनी ही हरकत पर झेप गई। उसकी हालत देखकर वन्या और दृष्टि दोनों हंस पड़े। वन्या जीविका के कंधे को पकड़कर बोली, बच्चा कहीं तुम विवेक को पसंद तो नहीं करती? दृष्टि भी शरारत भरी निगाहों से जीविका को देखने लगती है। जीविका अपनी दी के सवालों का जवाब दिए बगैर ही वहां से हड़बड़ी में भागते हुए बोली, दी आप दोनों मुझे तंग कर रहे हो। ये कहते हुए वह जैसे ही किचन के दरवाजे को लांघती, इससे पहले ही उसकी किसी के साथ एक जोरदार टक्कर हो गई। जीविका एक झटके में जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे कसकर थाम लिया और गिरने से बचा लिया। जीविका ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही कसकर बंद कर रखी थी और सामने वाले की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। जब जीविका को महसूस हुआ कि वह गिरने से बच गई है तो उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली। सामने विवेक का हैंडसम चेहरा उसे नजर आया, जो कि एकटक उसके मासूम चेहरे को ही निहार रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। जीविका ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। पीछे वन्या और दृष्टि दोनों स्माइल करते हुए विवेक और जीविका को देखे जा रहे थे। दृष्टि उन्हें टीस करते हुए बोली, विवेक यहाँ पर हम भी हैं। उद्धरण चिन्ह। जीविका का तो शर्म से पहले ही हालत खराब हो चुकी थी। वह विवेक की पकड़ से छूटकर झट से वहां से चली गई। विवेक हैरानी में उसे देखता ही रह गया और खुद से बोला, अब इसे क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि विवेक की तरफ देखते हुए शरारत भरे टोन में बोली, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? पहले तो विवेक हड़बड़ा सा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, क्या चल रहा है किसके बीच? उद्धरण चिन्ह। वन्या विवेक को परेशान करने के टोन में बोली, विवेक क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? विवेक वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी क्या आपको ऐसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। वन्या फिर से बोली, मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अगर अच्छा लड़का मिल गया तो जल्द ही उसकी भी शादी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक जो पानी पी रहा था, वन्या के मुंह से ये सुनकर उसके मुंह का सारा पानी बाहर आ जाता है। उसे ऐसे रिएक्ट करता देख वन्या और दृष्टि मन ही मन बहुत हंसते हैं। दृष्टि उसे रिलैक्स करते हुए बोली, रिलैक्स विवेक, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम हमारी जीविका के पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हो और उसकी शादी हम किसी और से कराने वाले हों। उद्धरण चिन्ह। विवेक खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, भाभी इतनी भी क्या जल्दी है जीविका की शादी की? आपको नहीं लगता वो अभी शादी के लिए बहुत छोटी है? इनफैक्ट वो तो अभी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में ही है। आई थिंक यू नीड टू रिकंसीडर दिस। उद्धरण चिन्ह। विवेक की बातें सुनकर वन्या मन ही मन बहुत हंस रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया कि विवेक नहीं चाहता कि जीविका की शादी किसी और से हो। पर वन्या अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, विवेक मुझे भी पता है कि मेरी जीविका अभी शादी के लिए छोटी है, पर लड़का देखने में बुराई ही क्या है?
शादी तो कभी भी होती रहेगी, पर अच्छा लड़का मिलने में भी तो टाइम लगता है ना। विवेक, क्यों न तुम ही जीविका के लिए लड़का सिलेक्ट करो। उद्धरण चिन्ह। विवेक अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने मन में बोला, अब यही काम रह गया था। वन्या भाभी समझ क्यों नहीं रही कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बिकॉज आई लव जीविका, फिर मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन की रिंगटोन सुनकर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया और कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। वहीं वन्या और दृष्टि एक बार फिर हंस पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। विवेक की निगाहें बार बार जीविका पर ही ठहर रही थी। वहीं जीविका तो उसे देखने से बच रही थी। विवेक भी ये नोटिस कर पा रहा था। वन्या वेद को ब्रेकफास्ट करा रही थी। अने दृष्टि को देखकर शैतानी करने के मूड में था, पर वह बार बार उसे आंखें दिखा रही थी। वहीं युवान और बाकी बॉयज को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वे तो मजे से खा रहे थे। वहां से जाने से पहले अनिल जी और चैतन्य दादाजी ने गौतम जी को आते रहने के लिए बोलते हैं। वे दृष्टि और अनय की जल्द से जल्द शादी के लिए भी बोलते हैं। गौतम जी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं और उन्हें बाय करने लगते हैं। वेद अपनी मम्मा की गोद में था। वह गौतम जी की तरफ देखकर अपनी स्वीट सी आवाज में बोला, बाय गौतम दादू, आप फिर छे आना। वेदांश को आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी स्वीट सी आवाज सुनकर गौतम जी स्माइल करते हुए वेद को अपनी गोद में लेकर उसके गालों को चूमते हुए बोले, जरूर बेटा, आपके दादू आपसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहते हुए वह वहां से रजावत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। दृष्टि और अनय सिन्हानिया मेंशन से ही डायरेक्ट अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जीविका आज विवेक को फेस करने के लिए बच रही थी, इसलिए वह आज ऑफिस जाना नहीं चाहती थी। वन्या उसकी हालत देखकर समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जीविका अपनी दी से बोली, दी मुझे विवेक को फेस करने में बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसे समझाते हुए बोली, बच्चा तुम इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ अनजाने में हो गया, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर ध्यान दो। हम। वन्या की बातें जीविका की समझ आ गई। वह वहां से जाने से पहले वन्या के गले लगकर इमोशनल होते हुए बोली, दी आपको यहाँ खुश देखकर ही मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना, अब मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बहन को देखते हुए वन्या की आंखें भी नम सी हो गई। वह तो बस उसे रोक लेना चाहती थी। वह अपनी प्रिंसेस को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा कर रखना चाहती थी। जीविका वन्या को बाय बोलकर वहां से जाने लगी थी कि तभी यक्षित ने उसे रोक लिया। यक्षित की आवाज सुनकर जीविका के कदम वहीं ठहर गए। यक्षित उसके करीब आया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जीविका अब से तुम यहीं हम सबके साथ सिन्हानिया मेंशन में रहोगी। उद्धरण चिन्ह।